हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को करेंगे। और ये जो 30 क्वेश्चन है आपके लेवल 1 के पेपर से मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं और लेवल 2 के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए, कि आपको पता चले कि हमारा सीडीपी का टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, फिर दोनों पेपर में किस लेवल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखिए, ये हम यहाँ पर आवश्यकता अनुसार एक एक ऑप्शन को समझेंगे और कौन सा ऑप्शन हमने क्यों चूज किया है ये भी देखेंगे, तभी आपको क्वेश्चन की डिटेल जो है वो कंफर्म मालूम होगी। अब देखिएगा, ऑप्शन ए है हमारा प्रसुप्ति अवस्था, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है हमारा उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। जैसा कि हम सभी को पता है, कोहलबर्ग ने क्या था, इनका ये वाला एग्जाम्पल था ना, नैतिक तर्कणा दी थी, लॉजिकल रीजनिंग बताई थी। हिंज क्या था, उसकी वाइफ बीमार थी, फिर उसे दवाई की ज़रूरत थी, पैसे उतने नहीं थे, उसने चोरी करके ली। तो इन्होंने 3 लेवल कोहलबर्ग ने बताए थे अपनी थ्योरी के द्वारा। 3 इनके स्तर थे और जिसमें 6 स्टेजेस थे, 6 चरण थे। आप पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक में हम लोग देखते थे दंड और ये जो सजा, ये अभिविन्यास था। दूसरे वाले में आ जाता था गुड गर्ल बैड बॉय, ये वाला आ जाता था। और थर्ड लेवल में हमारा ऑप्शन बी यहाँ से जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो ये कोहलबर्ग की तीसरी जो इस आपका स्तर है, लेवल, उसके अंतर्गत आता है। कौन सा? ऑप्शन बी, ये वाला। अब देखिएगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये क्या है। तो प्रसुप्ति अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप जानते हैं, इनके बारे में जीन पियाजे ने बात की थी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था रहेगी, मूर्त रहेगी, अमूर्त रहेगी। और ये आपका जो ऑप्शन डी है, उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था, तो ये आपका एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। उन्होंने अपनी थ्योरी में 8 स्टेप्स बताए थे, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, ये करके। तो उसमें ये ऑप्शन डी, उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था आती है। आप लोग क्लियर होंगे। कोहलबर्ग में ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास आता है, जो उनके तीसरा लेवल था। पश्च पारंपरिक उसके अंतर्गत आता है, और या फिर उत्तर पारंपरिक भी उसे बोलते हैं। और बाकी के जो है आपके, तो ये मूर्त संक्रियात्मक पियाजे, उद्योग बनाम मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक्सन ने दिया था, उसकी स्टेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन ऐसे ही है कि एक क्वेश्चन लेवल 1, एक क्वेश्चन लेवल 2। अगर 30 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन उसके लेवल 1 के हैं, 15 क्वेश्चन लेवल 2 के क्वेश्चंस में लिखा है, आप समझ जाइएगा। दूसरी चीज, अगर आप ये प्रीवियस ईयर पेपर दोबारा सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसे रिवीजन करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही वर्बली मत देखिएगा, प्लीज कॉपी पेन लेकर नोट करिएगा, वरना उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। एक जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो तो आप समझिए ही, बाकी मैं जो मुंह से हर एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज आप उसे भी नोट करते हुए ही चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए। नूर थी, वो क्लास में गई, अपना लंच बॉक्स नहीं लाई, तो उसने एक दूसरी लड़की से कहा कि तुम आज मेरे साथ अपना लंच क्या करो कि साझा करो। फिर देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास प्रारूप को, अवस्था को दर्शाता है। तो देखिएगा, अब ये थोड़ा सा लेंदी, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक हमने कोहलबर्ग का क्वेश्चन लेवल 1 में देखा, ये दूसरा लेवल 2 में है, तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेवल 2 में लेंदी कर देते हैं और कुछ उसके और ज्यादा अंदर से पूछ लेते हैं। टॉपिक आपका सेम है, आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, कोहलबर्ग की हो, जीन पियाजे की हो, तो आपके बोथ लेवल के पेपर हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने किया है, आप इस चीज को समझिएगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए, कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत, बी है आज्ञा पालन, पूर्व परंपरागत, सी है अच्छा होना, परंपरागत, और डी है आपका आदान प्रदान, परंपरागत। तो देखिएगा, आप यहीं से देख रहे होंगे कि आज्ञा पालन, ये दंड वाली, ये तो आपका पूर्व परंपरागत लेवल 1 में था, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। आप क्वेश्चन से देखिएगा, क्योंकि तुम मुझे आज अपना लंच कराओ, मैंने कल तुम्हें कराया,
तो इसमें ये टिट फॉर टैट में जा रहा है। और ये जो टिट फॉर टैट होता है ना, जैसे मैंने किया वैसा तुम भी करो, या जैसा मैंने किया वैसा मेरे साथ होगा, अगला मेरे साथ करेगा, तो ये आपका स्टेज की जो इसका स्तर है वो सेकेंड वाले में जाता है। तो ये होगा आपका आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर डी। और परंपरागत, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, आदान प्रदान और परंपरागत। अब चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 3 की ओर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो देखिएगा यहाँ पर बच्चों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक चीज की बात हो रही है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ना है, आपको ऑप्शन ऐसे ही पकड़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक किसने बात कही थी आपको पता होना चाहिए। जॉन बी वॉटसन ने कही थी, या जीन पियाजे ने, या लेव वाइगोत्स्की ने, या लॉरेंस कोहलबर्ग ने? तो हमें यहाँ पर पता है कि ये बात लेव वाइगोत्स्की ने कही थी। जो भी आपका सामाजिक होगा, सांस्कृतिक होगा, या अंतःक्रिया की बात होगी, परस्पर अन्योन्य क्रिया की बात होगी, ये सारी चीजें लेव वाइगोत्स्की ने बोली हैं। और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये वाला सिद्धांत दिया था, इस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं एक एक ऑप्शन की। ऑप्शन ए क्या है? तो जॉन बी वॉटसन, इन्हें व्यवहारवाद के जनक बोला जाता है। याद रखिएगा, जितनी चीजें मैं बता रही हूँ आप याद रखिएगा, नोट करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। जॉन बी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है। और इन्होंने बताया क्या था, एक इनके बारे में एक लाइन बहुत है कि तुम मुझे एक शिशु दो, मैं जो चाहूंगा उसे बना सकता हूँ। डॉक्टर चाहूंगा डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं चाहूँ तो उसे चोर बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये था कि बच्चे पर टोटल बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये जॉन बी वॉटसन ने कहा था। उसके वो पेरेंट्स कैसे हैं, पर किस परिवार से है, उसका वंश क्या है, उसके मूल गुण क्या है, ये प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसा मैं बच्चा चाहूँ उसको वैसा बना सकता हूँ। आप याद रखिएगा, जॉन बी वॉटसन ने कहा था, इन्हें व्यवहारवाद का जनक बोला जाता है। जीन पियाजे ने वैसे भी आपकी 4 स्टेजेस बताई थी, संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, ये वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम जान ही चुके हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, फिर से हमने ऊपर भी पढ़ा है कि आपकी नैतिक तर्कणा की बात की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है कि पिता हमारे घर के कार्यों को करता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है? ऑप्शन नंबर ए है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। बी, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। सी, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। डी, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो देखिएगा कि माता आपके साहसी कार्य कर रही है, पिता आपके घर के कार्य कर रहे हैं। आप इसमें क्या कर रहे हैं? जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म कर रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहे हैं। और हमारी जेंडर रूढ़िवादिता, देखिए रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप, ये होता क्या है? कोई भी चीज जो पहले से चली आ रही है उसको उसी कथन पे उसी अनुसार आगे बढ़ाना। कि क्या है कि हाँ, पापा लोग हमेशा बाहर का काम करते हैं, मम्मी तो हमेशा क्या होता है, घर का काम करती हैं। या कोई भी चीज, जैसे क्या है कि लड़कियां हैं, हाँ लड़कियों को तो पिंक ड्रेस ही पसंद आती हैं, लड़कों को ये चीज नहीं। ये जो आपके पूर्व कथन हैं ये आपके रूढ़िवादिता कहलाते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात क्या होती है? जेंडर बायसनेस या जेंडर बायस, तो ये आपका होता है कि किसी भी एक पक्ष की ओर ज्यादा झुकाव करना। रूढ़िवादिता वो है जो पहले से चला आ रहा है, हम उसी के अनुसार उस बात को आगे ले जा रहे हैं। पक्षपात आपका है किसी भी एक और ज्यादा झुक जाना। फॉर एग्जाम्पल कि होता है ऐसा कि घर में भाई है बहन है, तो पता चला बाहर टूर पे जाना है तो भाई को भेज दिया गया, हाँ आप फ्रेंड सर्कल में जाओ, और लड़की होती है तो बोल देते आप बाहर कैसे जाओगे, तो एक पक्ष की ओर क्या हुआ, झुकाव हो गया। ये जेंडर पक्षपात होता है। अब आप यहाँ से देखिएगा कि इस क्वेश्चन का क्या है कि माता साहसी कार्य कर रही है, पिता घर के काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है कि हमने जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आगे चलकर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए?
अब आप यहाँ से देखिए आकलन क्या होता है। आकलन है कि हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, हमारी जो शिक्षण गतिविधियां हैं, तो उनसे बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे की जो अधिगम क्षमता है वो कहाँ तक पहुंची है, कितनी प्रभावित हुई है, ये जानना ही क्या होता है, आकलन कहलाता है। देखिएगा, और आकलन दो प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है फॉर्मेटिव, एक आपका होता है सम्मेटिव। तो फॉर्मेटिव आपका होता है, वो कैसा होता है कि जो भी आपका आकलन है वो आपका कक्षा के दौरान चलता है, और जो समेटिव होता है योगात्मक आकलन, वो आपका कक्षा के बाद में चलता है। तो फॉर्मेटिव, जैसे अभी ये सेशन आपका चल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसी सेशन में कि अच्छा ये चीज़ है, अब आप बताइए सृजनात्मकता क्या होती है, अब आप बताइए अवधारणा क्या होती है, और आप इसी सेशन के बीच में क्वेश्चन दें, तो ये आपका फॉर्मेटिव आपका आकलन हो गया। सम्मेटिव क्या होता है कि एक मतलब उसमें क्या टाइम पीरियड के बाद में आपका 3 माह का ले लें, या अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली, या आपकी जो वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम के बाद में जो रिजल्ट देते हैं, तो वो आपका होता है सम्मेटिव या योगात्मक आकलन। समझ गए यहाँ पे? और भी आकलन है, आप इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। देखिए हर क्वेश्चन में जो थोड़ी थोड़ी डिटेल है कि आप वहां तक पहुंच पाए, वहां तक सोच पाए कि हाँ मैंने ये अभी नहीं पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाते हैं, एनालिसिस ही हम कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ अभी भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं उतना स्ट्रांग है, तो आप जाइएगा उसको यहाँ से देखिएगा कि ये वाली चीज़ उतनी और समझनी है। ऑप्शन ए है आपका विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ऑप्शन बी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना उनको। और ऑप्शन डी है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। अब देखिए, इससे पहले मैं सेशन 1 ले चुकी हूँ स्ट्रेटजी का, टाइम मैनेजमेंट का, आप कैसे सीटेट का पेपर करेंगे। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देखें। वहाँ से हमने ये समझा कि हम ऑप्शन को इग्नोर कैसे करेंगे। सीटेट में देखिए कई सारी चीज़ें, आपको ऑप्शन से खेलना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ना है, आप सारी चीज़ें लेकर चलेंगे तो गलत नहीं होंगे। पेपर तो सब कराते हैं, लेकिन एक होता है ना कि हम बिल्कुल सही जाएं, तो सही जाने की दिशा यही है कि ऑप्शन को, अब निगेटिव ऑप्शन को इग्नोर करिए, जो सही है वो तो हमारी थ्योरी है ही है। अब आप निगेटिव ऑप्शन कैसे हटाएंगे? विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करेंगे क्या, अच्छा ये विद्यार्थी इनका लेवल अच्छा है, ये निम्न लेवल के, ये उच्च लेवल के, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमारे लिए सभी सेम लेवल के स्टूडेंट्स हैं। अब ऑप्शन सी आप देखिएगा, क्या उनके प्राप्तांक, जो उनका रिजल्ट है उनके आधार पे उनको नामांकित करेंगे? नहीं। जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण ऐसा उनको दिखाएंगे? नहीं। हतोत्साहित तो हमें करना ही नहीं है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दें या उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर ना हो, लेकिन हम उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सकते, हमें उनको जिज्ञासु बनाना है, हमें उन्हें प्रोत्साहित ही करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, कि उनकी जो अवधारणाएं हैं बच्चों में, उनकी क्या क्लियरिटी है, भ्रांतियां क्या डाउटनेस हैं, तो उनको हम समझ के दूर करें। निदानात्मक उनका शिक्षण देखें और उनकी उपचारात्मक शिक्षण देखें, यहाँ से ये हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। 6 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? देखिएगा, तार्किक गणितीय बुद्धि या फिर आप यहाँ पर लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग, ये वाले इंटेलिजेंस की बात हो रही है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले देखिएगा हार्वर्ड गार्डनर ने कितने आपके जो बहुबुद्धि सिद्धांत में बताए थे, तो टोटल कितनी बुद्धि बताई थी? 8। देखिए बहुत पहले उन्होंने 7 बताई, फिर 8 बताई, फिर अब कहते हैं बढ़ बढ़ के, मतलब एक ईयर बढ़ के फिर 9 हो गई। लेकिन बेसिक जब आपका ऑप्शन आता है तो आप 8 बुद्धि लगाइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखिए ऑप्शन ए है ध्वनि, लाल तथा शब्दों के प्रति ताल, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। अब उन्होंने भाषाई बुद्धि बताई थी। भाषाई बुद्धि क्या होती है कि जो आपके बोलने में, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में जो वक्ता अच्छे हों। फिर उन्होंने एक ऐसे ही बताई थी आपकी स्थानिक बुद्धि, जो मूर्तिकार एक्सेट्रा होते हैं कि वो एक किसी भी चीज़ का अच्छा प्रतिबिंब बनाते हैं, अपने माइंड में बिठा लेते हैं, फिर उसको अपनी कला में दिखाते हैं। ऐसे ही आपकी उन्होंने बताई थी
गतिक, जैसे शारीरिक गतिकी, तो जो जिम्नास्ट होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ऐसे करके उन्होंने टोटल 8 बुद्धि ही बताई थी। तो ऑप्शन ए आपका ध्वनि ताल है। आप समझ सकते हैं ये संगीतमय बुद्धि की बात हो रही है, जो संगीतकार होते हैं, जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तार्किक बुद्धि की बात हो रही है, तो संगीत ना नहीं आएगा। ऑप्शन बी है आपका। अब देखिए कि कैसे हमें एक एक ऑप्शन हटाना है। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करना, नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है आपका, फिर वही संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज स्तर ताल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉजिकल इंटेलिजेंस देखना है कि वो किस मतलब ऑप्शन में आ रही है। तो ऑप्शन डी आपका कह रहा है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी। अब आप पकड़िए, क्वेश्चन भी आपका तर्क बोल रहा था कि तर्कीय बुद्धि क्या है, और डी ऑप्शन भी आपकी तर्क की ही बात कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। आपको सीटेट में कई बार ऐसा लगेगा कि ये सारे ऑप्शन सही हैं, 4 के 4 में सही है, फिर वहां पर हम कौन सी रीजनिंग लगाते हैं कि चारों में बेस्ट कौन है। ए सही है, लेकिन क्या बी की अपेक्षा बी सही है, क्या सी की अपेक्षा, फिर एक एक हटाकर जो चारों में बेस्ट निकल के आए वो आपको ऑप्शन लगाना होता है। ठीक है, तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग, अब ये कौन से लोग होते हैं? जैसे साइंटिस्ट, उनकी तार्किक बुद्धि होती है। आप अकाउंटेंट समझ सकते हैं, उनकी भी मैथमेटिकल आपकी ये लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन 7 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? देखिए, लेवल 1 लेवल 2 ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमें पता है आरटी 2009, ये 2009 में पारित हुआ था, लेकिन आपका लागू हुआ था, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, तो 2009 ना लगाइएगा, आपका अप्रैल 2010 में आरटी लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा कि ये किस पर आधारित, तो व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति की अभिवृत्ति, ऑप्शन सी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और ऑप्शन डी आपका है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। कैसे कि इसमें यही तो बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होंगे उन्हें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, और ये उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब ये पूछता है कि किस आर्टिकल में, तो 21A में किस संशोधन द्वारा? 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। तो ये उनका मौलिक अधिकार है। और आरटी, अब मैंने आपको बताया, आप आरटी है, एनसीएफ है, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना। और आरटी में क्या बोला गया है कि आपके जो प्राइमरी स्कूल हैं वो आपके जो बच्चे हैं उनके आवास से 1 किलोमीटर की रेंज पर होने चाहिए। ये 3-4 बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं। और आपके अपर प्राइमरी स्कूल हैं वो 3 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए। टीचर और बच्चे का रेशियो क्या होना चाहिए? 130 आपका प्राइमरी में, 135 आपका अपर प्राइमरी में। इस तरीके से आप पूरी आरटी एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो ये आप देखिएगा, प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति। अब देखिएगा, समस्या समाधान रणनीति की बात आपकी किसने की? तो ये एक जेम्स थॉमसन और सुकरात ने बोली थी। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि ए है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बी क्रियात्मक अन्यथा एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया निर्धारण में सीमित रहना, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम, ऑप्शन डी है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। जैसा कि वैसे ही आपकी स्ट्रेटजी की वीडियो में हमने क्या स्ट्रेटजी ली थी कि आपको निगेटिव टैक्स हटाने हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये तो नहीं होगा, ध्यान तो हमें देना है। ऑप्शन ए आपका हटेगा। फिर देखिए, एक, सिर्फ, केवल, ऐसी जब भी बात होती है तो वो आपका क्या है? निगेटिव टैक्स को दर्शाता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा कि केवल हम एक परंपरागत चीज पर ही ध्यान देंगे। ऑप्शन सी सीमित समस्या, हमें सीमित नहीं रहना है। वैसे भी हमने पढ़ा है बच्चे को हमें बांधना नहीं है, चहुमुखी विकास लेकर चलिए। चहुमुखी मतलब चारों ओर उसका सर्वांगीण विकास की बात होती है। अब आप देखिएगा ऑप्शन डी यहाँ से सही है हमारा, साधन साध्य विश्लेषण।
समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में, यानी कि जो हमारी समस्या है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांधना, उसका विश्लेषण करना और फिर जो भी साधन उचित लगे उससे समाधान करना। आप समस्या समाधान से ब्रेन स्टॉर्मिंग, मुझे याद आ गया एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जिसे मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं, तो ये आपका किसने बताया था? ये ओसबर्न ने आपको बताया था, याद रखिएगा। कई बार यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किससे जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th है हमारा, पठन वैफल्य डिसलेक्सिया में बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? अब देखिएगा, आप यहाँ से जितनी अधिकतम अक्षमता होती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, आपकी डिस्ग्राफिया, डिस्मीथिया, डिसकैलकुलिया, कि आपकी डिस्ग्राफिया है तो वो लिखने से संबंधित है, जब लिखने में आपका बच्चा अक्षम होगा। डिसकैलकुलिया होती है तो वो आपकी मैथमेटिकल गणितीय जब समस्या होती है उससे होती है। ये सारे याद करिएगा। जब तनावग्रस्त बच्चा होता है तो कौन सा विकार होता है, कई बार पूछा गया, आप तुरंत रिवाइज करिएगा। फिर देखिएगा ऑप्शन ए, अब बच्चा क्या है हमारा? पठन वैफल्य है, ठीक है, मतलब पढ़ने में अक्षम है, तो न्यून अवधान विकार है, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता है, या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन डी, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार कराना, दोहराना है। तो यहाँ से हमें ऑप्शन नंबर सी ज्यादा सही मिल रहा है कि बच्चा धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता है, धारा प्रवाह सही से नहीं पढ़ पा रहा है, यह है पठन वैफल्य। इसको आपका बोलते हैं क्या? डिसलेक्सिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण, हम सभी को पता आनुवंशिकता आपकी होती क्या? हेरिडिटी। तो ये है क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन्स, जो गुण आपके क्या है, ट्रांसफर होते हैं, वो कहलाती है आनुवंशिकता। तो कैसे बोलते हैं, जैसे जब बच्चा होता है ना, अरे इसकी आंखें तो माँ पे गई हैं, या फिर अरे इसके जो फेस है वो तो पापा के जैसे, या फिर इसके जो गुण है वो किस पे गए? ये तो बिल्कुल अपनी दादी पे गया है। लंबाई उसकी क्या है, उसकी फिजिकल चीजें, या फिर उसका रंग, तो ये सब जो बात हम करते हैं ये आनुवंशिकता होती है। पर्यावरण आपका क्या होता है? माहौल। पर्यावरण से मतलब आप वातावरण समझिए, वो घर का है, आस पड़ोस का है, स्कूल का है, समाज का है, ये होता है। तो अब हम इसमें ऑप्शन देखेंगे। ए है वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण, फिर आपसे आ गया एकमात्र तो कोई चीज लगानी नहीं है, केवल यहाँ पे लगानी ही नहीं है। बी है आपका परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, नहीं। ऑप्शन सी आपका मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। कैसा हो सकता है कि आपका पूरा मानव विकास हो, उसमें आनुवंशिकता का कोई रोल ही ना हो, पर्यावरण जो वातावरण है उसका रोल ही ना हो? रोल तो रहता है। ऑप्शन डी देखिएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, और ये ऑप्शन नंबर डी सही है। आपने पढ़ा भी होगा, ये है भी कि जो आपका विकास है, विकास इज इक्वल टू, विकास का मतलब ये आनुवंशिकता प्लस पर्यावरण दोनों विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, छात्र केंद्रित या फिर आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ये छात्र केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसकी क्या विशेषता है? एक आपकी शिक्षक केंद्रित होती है, तो आप समझ लीजिएगा शिक्षक केंद्रित में क्या है कि शिक्षक सक्रिय रूप में है लेकिन बालक निष्क्रिय रूप में रहता है। शिक्षक है वो अपनी जो भी शिक्षण विधियां हैं उनसे पढ़ाएगा, टीएलएम यूज करेगा, लेकिन बालक निष्क्रिय रहता है, उसको अपनी उसकी रुचियां, उसको अपना इतना ज़्यादा जिज्ञासा प्रकट नहीं कर पाता है। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा ही आपके एनसीएफ में बताई गई है कि अब आप बच्चे के अनुसार, बाल केंद्रित क्या, उसकी रुचियों को देखिए, वो उसके हिसाब से जो वातावरण अनुकूल हो आप उसे वैसे ही शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना तो नहीं। बी है आपका बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। सी यंत्रवत याद करना, रोट सिस्टम याद करना, रटन पद्धति, जहां पर भी आए आपको निगेटिव ही लेकर चलना है, बच्चे को रटाना हमें नहीं है। ऑप्शन डी है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित और वर्गीकरण करना। फिर वही बात है, हमें बच्चों को क्या वर्ग में बांटना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस मीन्स वो क्या सोच रहे हैं आप ये जानिए, वो उनके एक एक तर्क को जानिए, उसके पीछे का कारण क्या है ये जानिए। यही तो बाल केंद्रित हमारी शिक्षा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। आपका CCE आपने ये पढ़ा होगा ना, तो देखिएगा सतत मूल्यांकन हम नाम से ही समझ सकते हैं, जो आपका निरंतर होने वाला मूल्यांकन हो। कैसे, जैसे जो हम बच्चे से प्रतिदिन फीडबैक लें, या फिर बच्चे से पर डे का लें, या बच्चे से हम वीकली फीडबैक लें, ये आपका सतत मूल्यांकन होता है। समग्र मूल्यांकन आपका क्या होता है, समग्र या व्यापक मूल्यांकन भी इसको बोलते हैं। तो इसमें आपका जो कक्षा के दौरान मूल्यांकन है प्लस शैक्षिक और अशैक्षिक, जब आपके दोनों मूल्यांकन मिलते हैं तो समग्र या व्यापक मूल्यांकन होता है। अब शैक्षिक क्या, एक तो कक्षा के दौरान जो आप पढ़ा रहे हैं, आप उसमें बच्चे से पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कि जो मैंने समझाया उसने कितना समझा। ये दूसरी चीज कक्षा के बाहर की बात है कि एक तो आपने पढ़ाई से बच्चे का मूल्यांकन समझा, दूसरा वो बाकी गतिविधियों में, बाकी भी तो होती है ना, असेंबली हुई, प्रार्थना हुई, बच्चा का वहां पे कैसा रूटीन है, आपके स्कूल में आपने प्रोग्राम कराए, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां कराई, तो कक्षा के बाहर की गतिविधि प्लस कक्षा की गतिविधि ये समग्र मूल्यांकन है। और सिर्फ कक्षा की गतिविधि के दौरान जो मूल्यांकन हम करते हैं वो आपका सतत मूल्यांकन है। तो देखिएगा केवल संरचनात्मक आकलन, ये केवल केवल के तो आप ऑप्शन ही हटा दीजिए, केवल एकमात्र सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन ये आपके निगेटिव है। नेक्स्ट, ना तो संरचनात्मक ना संकलनात्मक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन डी है। अब देखिएगा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें संरचनात्मक और ये दोनों ही आकलनों का प्रयोग करना है, तभी हम जान पाएंगे कि हमने जो भी पढ़ाया सिखाया वो बच्चे ने कहाँ तक सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेकेंडरी सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो देखिएगा हमने पढ़ा है प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक में आपका परिवार आता है कि बच्चे का जो पहला समाजीकरण होता क्या है, जो हम समाज से सीखते हैं वो हम ये निरंतर सीखते हैं, अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम समाज से हमेशा कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हैं। तो ये प्रक्रिया ही आपकी समाजीकरण कहलाती है। आपकी जो प्रथम है, जो आपकी प्रथम एजेंसी है, फर्स्ट प्राइमरी एजेंसी, उसमें आपका परिवार आता है। सबसे पहले बच्चा स्कूल भी बाद में ही जाता है, लेकिन परिवार में रहकर वो सीखता है। उसके बाद में आपके द्वितीय सेकेंडरी में मीडिया भी आ जाती है, और मेन इंपॉर्टेंट सेकेंडरी में विद्यालय के बाद में इंपॉर्टेंट आस पड़ोस है, आस पड़ोस के बाद में मीडिया है, और फर्स्ट में परिवार है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, तो जहाँ पे परिवार है आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो तो प्राथमिक में आ गया। सेकेंडरी में आपका देखिएगा विद्यालय और मीडिया और पास पड़ोस। तो मैंने कहा था सेकेंडरी में पहले हम विद्यालय को रखेंगे, उसके बाद आप रखिएगा आस पड़ोस को, फिर आप जाएंगे मीडिया को। तो इस हिसाब से जो ये क्वेश्चन है और इसके जो चारों ऑप्शन है उनको देखते हुए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विद्यालय एवं मीडिया को प्रिफर करेंगे। समझ गए ना कि कैसे हम ऑप्शन को पकड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो देखिएगा अब अधिगम क्या होता है, तो अधिगम है आपका कि हमने जो भी सीखा, कोई चीज़ सीखी, तो उससे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक एक वर्ड जो मुझे ज़रूरी लग रहा है डिफाइन करना, वो सब मैं अपनी तरफ से आपको यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ। प्लीज़ आप समझिएगा या नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ऐसे ये चीज़ें हवा में निकल जाएंगी। अधिगम जो भी हम सीखते हैं उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है। अब इसको कई कारक प्रभावित करते हैं, बच्चे की रुचि हो गई, बच्चा क्या सीखना चाहता है, तो ये यहाँ पर हम कारक देखेंगे। एक है विद्यार्थी की अभिरुचि, दूसरा आपका है विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य। सही बात है, स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होता है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, और आपका है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग भी लिए, कुछ क्वेश्चन ये आपके डाउट के, आप पैटर्न की बात कर रहे हैं ना कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो सिलेबस टॉपिक नहीं चेंज होगा, पैटर्न यही होता है, क्वेश्चन का लेवल यही होता है कि पहले एक एक ऑप्शन पूछते थे, अब इस तरीके से पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग दे देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है, अगर आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है।
तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड होगा, या सेकंड और थर्ड होगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होंगे। तो आप जब चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपके ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं, वो अभिरुचि हो, आपका स्वास्थ्य हो, या रणनीतियां हो शिक्षा की, या सामाजिक और सांस्कृतिक बच्चे के संदर्भ हो। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो किस अवस्था में होता है, आप ये जानिएगा। पहले तो आप जानिए कि शैशवावस्था हमारी जीव क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। फिर बाल्यावस्था टोटल आप लेकर चलते हैं हम कौन सी, 2 से 11 वर्ष में, उसमें आपकी एक पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 से 11 वर्ष। फिर आपका आ जाता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में 12 से 18 या 13 से 19 ऐसे होती है। अब देखिएगा जो शारीरिक विकास और वृद्धि होती है तो वो आपकी किस अवस्था में होती है, ये आपकी होती है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। इसमें आपकी जो भी शारीरिक वृद्धि होती है इसी में हो जाती है। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था से मध्य बाल्यावस्था में जो शारीरिक वृद्धि है रुकती नहीं है, चलती है लेकिन कम हो जाती है, और आपका जो तर्क है या मूर्त चिंतन है, ये वाली आपकी जो प्रक्रियाएं हैं ये और आगे बढ़ने लगती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अब देखिएगा फिर मध्य बाल्यावस्था की में विशेषता क्या है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि शारीरिक वृद्धि और विकास हमारा शैशवावस्था और पूरे बाल्यावस्था में होता है, इससे पहले के क्वेश्चन में। अब मध्य बाल्यावस्था में क्या होगा, ऑप्शन ए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होगा, या अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क आ जाएगा, और या फिर बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचेंगे, और ऑप्शन डी है आपका अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। अब देखिए आपको लगेगा, बहुत से लोग बता देते हैं ना कि लंबे, जो आपका ऑप्शन बड़ा हो सीटेट में वो ठीक है, कहीं ना कहीं तक अप्लाई होता है, लेकिन आप ऐसी ट्रिक ना लेके चलिएगा। मेरा मतलब ये है कि अच्छे से समझ लीजिए, आपको सीटेट देना है, इसके बाद वैकेंसी आएगी, आपको सुपर टेट देना है। तो ये जो आपका रटने वाला या 1-2 ट्रिक है कि लंबा ऑप्शन लगा दिया, लेकिन कहीं कहीं पर आप यहाँ पर गलत भी हो जाते हैं, तो 1 नंबर आपका क्या होता है, चला जाता है। तो इसमें आप अब समझिएगा कि जो आपकी मध्य बाल्यावस्था है, तो देखिए अमूर्त रूप से तो बच्चा बाल्यावस्था में नहीं सीखता है। आपके जीन पियाजे जो हैं उन्होंने जो 4 स्टेज दिए थे, तो अमूर्त रूप को किस स्टेज में रखा था, औपचारिक वाले में, वहां से वो सीखता है। फिर देखिएगा जो तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करता है वो मध्य बाल्यावस्था में होता है, या आप कह सकते हैं कि जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी होती है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 4 स्टेज है उनमें ये आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही होगा कि बच्चा तार्किक रूप से सोचेगा और मूर्त रूप से। ये मूर्त रूप क्या होता है कि ठोस चीजों को सोचना, उसके बारे में आगे समझना, और फिर जब आपके सामने कोई चीज नहीं है और फिर भी बच्चा उसके बारे में सोच ले जाए, वो आपका होता है अमूर्त चिंतन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, मीन्स ये किस पर आधारित है। हम देखेंगे समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। तो हम यहाँ से जानते हैं जो हमारा आरटी उसने समावेशी शिक्षा के आधार पर बच्चों को पढ़ाने का बताया था। और समावेशी शिक्षा होती क्या है कि आपके जो सामान्य बालक हैं और विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिनमें दिव्यांग बालक आते हैं या फिर विशिष्ट अक्षमता वाले बालक आते हैं, इन सभी को आपको एक समान पढ़ाना है, एक समान सारी गतिविधियां करानी है। तो ये हमारी होती है समावेशी शिक्षा। ये आरटी 2009 हमें बताता है, याद रखिएगा। पृथक्करण की कोई नीति नहीं है, मुख्य धारा शिक्षा नहीं और एकीकृत शिक्षा नहीं, समावेशी। अब देखिएगा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एकीकृत और समावेशी क्या है। तो समावेशी आपका है ये सारी गतिविधियों में एक साथ लेकर चलता है, लेकिन जो एकीकृत शिक्षा है होता है इसमें भी ये सामान्य बालक, आपके विशिष्ट बालक एक साथ बैठते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एकीकृत शिक्षा में जो आपके
विशिष्ट अधिगम वाले अक्षमता वाले छात्र हैं उनको एक अलग से भी, जैसे स्पेशल टीचर बुला लिए, उनके द्वारा उनकी जो भी गतिविधियां हुई करा ली, या आवश्यकता पड़ने पर उनको अलग से भी इनमें पढ़ा दिया जाता है, उनकी गतिविधियां होती हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं है, जो भी है सबका समान है, सारा आपका एक समान चलेगा, सब गतिविधियां एक साथ होंगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। देखिए यही आपका पैटर्न है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं आपके 1 2 1 2 3 ऐसे भी आ रहे हैं। तो आप देखिएगा ये आपका है 2 कॉलम है यहाँ पे, तो हम किस कॉलम को किस कॉलम से मिलाएंगे सुटेबल है। अब अगर आपने सीटेट इतना आपने पढ़ा है, समझा है, या अभी आप पढ़ रहे हैं, तो जो आपका एक लेवल बन रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, उस हिसाब से क्या यहाँ पे सही होगा कि प्रतिभाशाली बालक है। अब प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, जो आपके चहुमुखी जिसका विकास हो, वो जिसका सर्वांगीण विकास हो, वो आपका प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। जैसे कि क्या है कि वो आपका लॉजिकल रीजनिंग भी कर रहा है, मूर्त भी सोच रहा है, अमूर्त भी सोच रहा है, ये सारे क्या है प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं होती हैं। मेन यहाँ पर आ जाती है सृजनात्मकता। तो वो सृजनात्मकता क्या होती है, एक ही चीज को कई तरीके से सोचना। तो ये सारी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। अब देखिएगा प्रतिभाशाली बालक है तो क्या वो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ऐसा नहीं है, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, ये होगा, या आसानी से विचलित या शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो आपका जो प्रतिभाशाली बालक है वो यहाँ पर फोर्थ से के साथ जाएगा कि शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से उसमें सीखने की योग्यता होती है। फिर आपका बी है अधिगम। तो अधिगम यहाँ पर लगाइएगा आप, अधिगम अक्षमता देखिएगा, तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ये आपका ऑप्शन बी फर्स्ट के साथ जाएगा। फिर देखिएगा सृजनात्मकता क्या होती है, तो सृजनात्मकता हमारी होती है कि मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में क्या मूल समाधान होंगे, उनको विभाजित करके टुकड़ों में बांटेगा, फिर एक एक करके सॉल्व करेगा, नए नए तरीके निकालेगा, ये सृजनात्मकता कहलाती है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि सृजनात्मकता आपकी किस चिंतन से जुड़ी है, अभिसारी या अपसारी। तो ये आपकी अपसारी डाइवर्जेंट से जो चिंतन है उससे रिलेटेड होती है सृजनात्मकता, याद रखिएगा। इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन जाएगा ए। तो देखिएगा ए आपका ऑप्शन है 1 का 4th, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप मिलाइएगा, देखिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, एक साथ में पीडीएफ में कई चीजें नहीं देख रही हैं तो आप वीडियो पॉज करके समझिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो एक व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय है, अनुबंधित है, सामाजिक है। हमने जितना पढ़ा आप इतना तो जान गए कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक बात की थी, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपके पढ़ने में भी तीव्रता आ जाएगी। आपकी जो क्वेश्चन में 5 मिनट टाइम लगता था वो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से आप सेकेंडों पे भी आ जाएंगे, क्योंकि आप ऑप्शन जल्दी से नेग्लेक्ट, या तो आप सही ऑप्शन पहचानिए या तो आप बाकी के ऑप्शनों को क्या नेग्लेक्ट करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उससे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो ये हम जानते हैं नैतिक तर्कणा है, कोहलबर्ग ने बताई थी। तो ये किस अवस्था के अंतर्गत आती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 लेवल है, 6 स्टेजेज हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सामाजिक क्रम अभिविन्यास ये नहीं है, दंड आज्ञा पालन है, या सार्वभौमिक है, या यंत्रीय उद्देश्य है। तो यहाँ से देखिएगा दंड और आज्ञा पालन की ओर हम जाएंगे, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि जब कोई चोरी करेगा तो आप खुद एक कॉमन सेंस लगाइए, उसे क्या, उससे सजा मिलेगी ना, तो वो आपका किस में, ऑप्शन नंबर बी में ही जाएगा। और ये इसकी स्टेज कौन सी थी, आप याद रखिएगा, फर्स्ट, पहला वाला लेवल है, पूर्व पारंपरिक के अंतर्गत आपका दंड एवं आज्ञा पालन आता है। नेक्स्ट हम चलेंगे 21 क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो जेंडर, रूढ़िवादिता, सिद्धांत, प्रासंगिकता, जेंडर, पहचान। आप क्वेश्चन से ही देखिए कि खिलौने हैं, पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्री हैं, ये सब लिंग के साथ में अटैच कर रहे हैं। खिलौने, जैसे खिलौने से मतलब क्या है कि डॉल है, पर्टिकुलर एक डॉल है तो वो लड़की ही खेलेगी, तो क्या कार है, डोरेमोन है, या फिर आपका कोई टॉय है,
तो ये सिंचैन है, तो ये आपकी क्या लड़की नहीं गेम खेल सकती है, या फिर ये टॉय नहीं खेल सकती है? तो ऐसा नहीं। एक जो पहनावे के कलर हैं कि हाँ आपका पिंक है या फिर ऐसी चीज़ें, तो ये लड़कियां पहने, घरेलू सामग्रियां हैं, व्यवसाय हैं, रंग, तो ऐसा लिंग के साथ में जोड़ना, तो ये आपका कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता, जो पहले से चला आ रहा है। जैसे होता नहीं है कि घर का काम लेडीज करेंगे, बाहर का जेंट्स, तो ये हमने कुछ बनाया नहीं है, इसमें एक पक्ष की ओर झुकाव नहीं, ये सारी बातें पहले से चली आ रही हैं। तो ये आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती हैं। आप इससे एक और क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पे जेंडर से बनता है कि जेंडर है क्या। तो जब भी जेंडर की आपकी बात हो तो ये एक सामाजिक संरचना है, ये हमारी कोई बायोलॉजिकल जैविक नहीं है। ये सामाजिक संरचना कैसे, हम ही ने ये जेंडर बनाया कि ये मेल है, ये फीमेल, तो मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये काम करेंगी। जेंडर की बात हो, सामाजिक संरचना है, कई बार क्वेश्चन आया, जब भी आपकी लिंग, सेक्स, इसकी बात हो तो ये आपकी एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है, याद रखिएगा। यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 22 क्वेश्चन है, चालक विकास के दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहां से कहां तक होता है, कैसा होता है? ए अधोगामी, शीर्षगामी, फिर आप देखिएगा अपरिष्कृत स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर आपका सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या शीर्षगामी। शीर्षगामी और अधोगामी क्या? शीर्षगामी, सिर से पैर की ओर या फिर पैर से सिर की ओर। तो देखिएगा ये आपका जो विकास है, जो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विविधताएं, जिसमें व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये आपका जो विकास है ये कई विविधताओं को दर्शाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 23 है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? वो विधि जिसमें विद्यार्थी अपनी तरफ से सीखने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है। तो निगमनात्मक है, अधिगम कर्ता केंद्रित है, या परंपरागत है, या अंतर वैयक्तिक है? तो देखिएगा आपके यहाँ पे कई विधि होती है, आगमन निगमन आप पढ़ के ही जाइएगा। आगमन विधि क्या होती है, किसमें आपके पहले उदाहरण आते हैं, किसमें फिर आपका रूल बताया जाता है। तो आगमन होती है जो बच्चे को क्या है कि पहले किसी चीज का एग्जाम्पल सिखाया जाता है, फिर उसका रूल। निगमन में क्या होता है, हम रूल बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं। तो आपकी आगमन जो है ये 1 to 5th लेवल के लिए बहुत अच्छी होती है। 6 to 8th में आपकी ज्यादातर निगमन विधि, जिसमें ग्रामर के रूल है, क्योंकि तब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, समझदार होता है, आप बता सकते हैं कि ये नियम है, फिर आगे ऐसे लगाइएगा। अगर छोटा बच्चा आप पहले नियम बता रहे हो, उसे क्या समझ में आएगा? तो उसे पहले एग्जाम्पल दीजिए, फिर उसको उस कॉन्सेप्ट की ओर में आप ले जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपका सटीक जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। मीन्स बच्चे की रुचि के अनुसार उसको पढ़ाना, आगे ले जाना। अब नेक्स्ट आप देखिएगा 24, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? तो सृजनात्मक विद्यार्थी, मैंने आपको बताया कि सृजनात्मक विद्यार्थी मूल समाधानों के बारे में कई प्रकार से सोचेंगे, और ये आपका अभिसारी चिंतन से जुड़ा होता है, याद रखिएगा। तो अभिसारी चिंतन जैसे कि क्या होता है, अभिसारी में क्या है कि बस एक ही क्वेश्चन निकलेगा, आंसर निकलेगा, उसके आगे बच्चा नहीं सोच पाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया भारत की राजधानी क्या, एक ही इसका आंसर है ना, नई दिल्ली। अब आप उसे बताइए, कोई भी आप ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए कि ठीक है ये क्लास है ना, इस क्लास में इस क्लास की विशेषता बताओ कि आपको आज के क्लास में क्या अच्छा लगा। तो एक ऑप्शन नहीं निकलेगा, एक बच्चा खड़ा होगा, बताएगा सर आपने ये चीज़ बताई, अच्छा लगा। दूसरा बताएगा कि हाँ आज क्लास में हम सबने सही से आंसर दिए, ये अच्छा लगा। तो ऐसा जो आपकी प्रक्रिया होती है, ये सृजनात्मकता का गुण बच्चे में विकसित करती है। अभिसारी चिंतन पर बल देना, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करना, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व देना, या विद्यार्थियों को जोखिम लेने के लिए चुनौतियों का सामना करके हतोत्साहित करना। हतोत्साहित तो हमें करने ही नहीं है, पहले ही आप दो जो आपके ऑप्शन है नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब अभिसारी चिंतन पर तो बल देती है रचनात्मकता। अब देखिएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में किसे चूज करेंगे, क्योंकि अभिसारी चिंतन पर बल देती है, लेकिन ऑप्शन सी, ये ए सी भी बेहतर है। अगर सी नहीं होता तो हम ए पे जाते। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित मतलब आप उसके सभी जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं उनको देखेंगे और मूल विचारों को उसके महत्व देंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा
क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ की है, तो आपका एनसीएफ 2005 ये किस पर आधारित है, क्या कहता है और किस पर आधारित है। आप एनसीएफ 2005 पढ़ ही चुके हैं, बच्चे को अतिरिक्त बोझ हमें नहीं देना है, उसी में आया कि बाल केंद्रित शिक्षा हमें आगे ले जानी है। तो ये किस पर है, आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत है, मानवतावाद है, या व्यवहारवाद है, या रचनावाद। तो देखिएगा एनसीएफ आपका रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद होता क्या है कि बच्चे को, देखिए जो आपका रचनावाद है ना, तो रचनावाद क्या बोलता है कि लर्निंग बाय डूइंग, ये आपका एनसीएफ ही कहता है ना, आप करके बच्चे को आपको सिखाना है, बच्चा खुद करे, उसका एक्सपीरियंस ले, अनुभव ले और फिर सीखे। तो यहाँ पर टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। टीचर यहाँ पर एक सुविधाजनक है कि बच्चे को आप सहायता कीजिए, कौन सी चीज़ उसे नहीं समझ में आ रही उसकी हेल्प करिए, बाकी बच्चा खुद से सीखे और आगे बढ़े। तो आपका एनसीएफ रचनावाद पर आधारित है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। और पूरा एनसीएफ आरटी एक्ट ये सब आप पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा की बात जॉन डेवी ने की थी, आप याद रखिएगा। तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये कौन सा ऑप्शन बताएगा। जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, या स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ये सारे आपके निगेटिव ऑप्शन है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम सही होगा कि जो हम स्कूली शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा उसे कैसे बनाएंगे कि वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया आपके जो इससे है, इन दोनों से जुड़ी हो। हमें बच्चे को ऐसी ही शिक्षा देनी है। अब नेक्स्ट आप चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तेजना, स्मृति, डर, ध्यान, इनमें से संवेग क्या है। फिर देखिएगा मैकडूगल ने 14 हमारी मूल प्रवृत्तियां बताई, कितनी 14। तो उनमें उन्होंने जो भी संवेग बताए हैं, संवेग क्या होता है कि अपने व्यवहार में जब उत्तेजना आती है वो संवेग बोलते हैं। तो इनमें से जो डर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये जो डर है ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। अब आप याद करिए ये आपने कहाँ पढ़ा है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र जिसे आप जेडपीडी बोलते हैं। ये किसने, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया था, इसके फोल्डिंग के बारे में बताया था, एमकेओ के बारे में बताया था। तो ये निकटवर्ती विकास क्षेत्र होता क्या है कि बच्चे का वास्तविक विकास क्षेत्र और संभावित विकास क्षेत्र के बीच का जो अंतर है वो आपका जेडपीडी कहलाता है। फिर जो बच्चे को हम एक स्कैफोल्डिंग जो सहायता देते हैं, हेल्प करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो जेडपीडी क्या होगा, इसके हिसाब से जो सही आपका ऑप्शन होगा कि जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, नहीं उस चरण को अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या वो संदर्भ है जिसमें बच्चे सहयोग के स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि ये जो जेडपीडी है ये संदर्भित करता है कि बच्चा क्या है कि स्वयं का भी आपसे स्वयं भी तो कार्य कर रहा है और किसी की हेल्प मिल रही है, तो वो पूरा कार्य अपना कर डाल रहा है। वास्तविक और संभावित कार्य क्षेत्र के बीच का ये अंतर होता है। नेक्स्ट आप चलिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, क्या कहते हैं। तो देखिएगा, समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, विभेदीकरण। आप जानेंगे जहाँ पे बच्चा क्या है, आदतों को, कौशलों को, अभिप्रेरणा को ठीक है विकसित कर रहा है और समाज उसको जिम्मेदार बना रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यह प्रक्रिया आपकी समाजीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन कौन से लक्षण, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है उस बच्चे को, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई है। तो ये किस चीज के सूचक है, स्वलीन विद्यार्थी है। स्वलीन का मतलब क्या होता है कि विद्यार्थी अपनी ही गतिविधियों, अपनी चीजों में लीन है, ऐसा नहीं है। सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता तो नहीं है, वरना उसे कोई अधिगम अक्षमता नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सही से पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ा हुआ क्या है समझ में भी उसको नहीं आ रहा है, तो अधिगम अशक्तता वाला विद्यार्थी है या मानसिक क्षति वाला। तो यहाँ से आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाएंगे कि बच्चे में अधिगम अशक्तता क्या हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर
ये क्वेश्चन किए हैं। एक मुझे बात और याद आ गई कि ऊपर हम एक क्वेश्चन कर चुके थे, स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था जहां पर हमने पठन वैफल्य डिसलेक्सिया पढ़ा था। तो जो डिसलेक्सिया है वो होती कैसे है कि जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस पर जब हमारी मानसिक क्षति होती है, मानसिक क्षति को विकार आता है, तो उस कारण ये भी है कि डिसलेक्सिया में बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाता है, तो किसी कारणवश जब उसमें मानसिक क्षति बच्चे में होती है तो वो सही से पठन उसका नहीं होता, नहीं पढ़ पाता। इस चीज पठन वैफल्य डिसलेक्सिया बोलते हैं, आप याद रखिएगा। तो साथियों यहाँ पे हमने सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चंस किए। मैंने कोशिश की है, मेरा प्रयास रहा है कि आपको एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट बता सकूं। ये सेशन आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सभी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट फिर से हम वीडियो लेके आएंगे ऐसे ही, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए ये मेरा चैनल मैंने जीके के लिए पढ़ाया था, बताया था यहाँ पर जीके के टॉपिक्स होते हैं। बट जब सीटेट आया तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है कि एक बार इसमें सीटेट में भी बच्चों को या फिर अपने साथियों को बता देते हैं कि इसका मेन कॉन्सेप्ट